प्यारे बच्चों, मैं LR बर्छिया आपके अपने फिजिक्स वाले चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम AC सर्किट्स में कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने अलग अलग कंपोनेंट्स का बिहेवियर, अलग अलग कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़, ये सब हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे। 2 का कॉम्बिनेशन, 3 का कॉम्बिनेशन किस तरह से बिहेव करता है एक सर्किट में, इसके बारे में देखेंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन मैं ले रहा हूँ CR सर्किट। इस सर्किट में एक कंडेंसर और एक रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो सपोज वी हैव ए कंडेंसर एंड ए रेजिस्टर connected in series across a source which produces the voltage V equal to V0 sin omega t। सोर्स वोल्टेज इतना है। At any instant, suppose the current flowing in the circuit is I, the capacitance is C, resistance is R, and due to this current the potential differences across condenser and resistors are Vc and Vr. Suppose the potential difference across the condenser is Vc and that of the resistor is Vr. तो Vc कितना होगा? तो ओम्स लॉ कहता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द करंट इनटू रेजिस्टेंस, और यहाँ रेजिस्टेंस होगा Xc, द रिएक्टेंस ऑफ द कंडेंसर। एंड सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू I इंटू R। तो जब भी आप किसी कंपाउंड सर्किट को सॉल्व करें तो सबसे पहले आप उस सर्किट का फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, फेजर डायग्राम बनाएं, और इसके लिए वो सारे प्रॉपर्टी यूज करें जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बतलाया था। क्या क्या बतलाया था? एक रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज और करंट को सेम फेज में रखता है, और कंडेंसर जो है वो करंट को 90 डिग्री आगे या वोल्टेज को 90 डिग्री पीछे रखता है, यानी उसके करंट और उसके वोल्टेज के बीच का एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, जिसमें करंट आगे और वोल्टेज पीछे रहता है। तो फेजर डायग्राम पहले बनाइए आप। तो फेजर डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। मान लीजिए करंट, मैंने आपको पिछले बार बतलाया था कि करंट हमेशा एक्स एक्सिस पर रखिए। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन ये हम अपने लिए रूल बना रहे हैं। वी ऑलवेज कीप द करंट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो करंट मैंने इधर रख दिया, तो जिधर करंट है उसे वी आर भी मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है। हाँ, लेकिन कंडेंसर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे मिलता है, तो इधर मिलेगा इसका वोल्टेज Vc 90 डिग्री पीछे। ये बन गया इसका फेजर डायग्राम। तो रिजल्टेंट वोल्टेज कितना मिलेगा? इन दोनों वोल्टेज का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पर यूज कीजिए। तो हमने एक पैरेललोग्राम बनाया जो कि एक्चुअल में यहाँ पर रेक्टेंगल है, और इसका डायगोनल बनाइए। डायगोनल, ये डायगोनल ही होगा दोनों का रिजल्टेंट। ये डायगोनल ही होगा दोनों का रिजल्टेंट, मीन्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय द सोर्स। और कितना वोल्टेज है? V, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। जिस समय करंट I फ्लो हो रहा है उस समय वोल्टेज V है, और उस समय ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है Vc और Vr। तो Vc और Vr इसी वोल्टेज के 2 पार्ट्स हैं, और वो दोनों पार्ट्स मिलकर के इतना नेट वोल्टेज आपको देंगे।
तो नेट वोल्टेज और करंट ये दोनों हमें अब फेजर डायग्राम में अवेलेबल हैं। इनके बीच जो एंगल होता है उसी को तो हम कहते हैं फेज डिफरेंस। तो ये आपका फेज डिफरेंस हो गया फाई। मीन्स इन दिस सर्किट द करंट लीड्स वोल्टेज बाय द एंगल फाई। ये फाई कितना होगा हम अभी कैलकुलेट करेंगे, उसको। ठीक, तो ये आपका फेजर डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब इस फेजर डायग्राम से वो जो भी पूछे आप उसको कैलकुलेट करके दे सकते हो। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। पहले निकालते हैं नेट वोल्टेज कि नेट वोल्टेज कितना है यहाँ पर, या जो वोल्टेज अप्लाई किया वो वोल्टेज कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एमंग द कंडेंसर एंड रेजिस्टर। तो नेट वोल्टेज भी पाइथागोरस थ्योरम कहता है का स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। यानी यहाँ जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। डीसी सर्किट्स में क्या होता था कि हमने 100 वोल्ट अप्लाई किया, उसमें से 40 वोल्ट यहाँ आया तो इधर 60 वोल्ट आएगा, बचा हुआ उसको मिलेगा। यहाँ 70 वोल्ट आ गया तो यहाँ 30 वोल्ट मिलेगा। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो रहा है कि रेजिस्टर का वोल्टेज मान लीजिए 30 वोल्ट है, कंडेंसर का वोल्टेज 40 वोल्ट है, तो नेट वोल्टेज 50 वोल्ट होगा। पाइथागोरियन ट्रिक लगाओ। यानी 50 वोल्ट हमने अप्लाई किया, उसके दो पार्ट हो गए, एक को मिला 30, एक को मिला 40, यानी दोनों का सम कितना हो रहा है 70, जबकि कितना तुमने अप्लाई किया है 50। तो 50 वोल्ट के जब दो पार्ट हुए तो दोनों का सम 70 वोल्ट हो रहा है। यानी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग तरीके से हो रहा है। ठीक है, जो पार्ट्स हैं उनका सम अप्लाइड वोल्टेज से बड़ा हो सकता है, अप्लाइड वोल्टेज से बड़ा हो सकता है। ये यहाँ पर एसी सर्किट में पॉसिबल है। एंड दैट्स वाई द वोल्टेज V विल बी इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो यह हुआ इन तीन क्वांटिटीज़ का आपस में रिलेशन, द टोटल वोल्टेज एंड वोल्टेज अक्रॉस द कंपोनेंट्स। इसमें से कोई दो आपको दिया है तो थर्ड की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। कोई दो दिया हो तो तीसरे को निकाल सकते हैं, राइट। दूसरा वो कैलकुलेट करने के लिए कहेगा इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मीन्स टोटल रेजिस्टेंस, कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है उसको हम कहते हैं इम्पीडेंस। और जनरली इसको जेड से दिखाते हैं। तो लेट इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट इज जेड। तो जैसे कंडेंसर का वोल्टेज मिला करंट इनटू उसका रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस का वोल्टेज मिला करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस, वैसे ही टोटल वोल्टेज कितना मिलेगा तो करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। और इसी टोटल रेजिस्टेंस को हम कह रहे हैं जेड इम्पीडेंस। मीन्स द अप्लाइड वोल्टेज V will be equal to the current into the impedance, V equal to I into Z। अब ये सारे वैल्यू, ये V की वैल्यू, VC की वैल्यू, VR की वैल्यू, ये सारे वैल्यू हम ऊपर वाले इक्वेशन में रख देते हैं। तो बाय पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज of V, VC and VR in above equation, ऊपर वाले इक्वेशन में रखते चलो तो क्या मिल रहा है, V की जगह आ गया IZ का स्क्वायर, VR की जगह आ गया IR का स्क्वायर प्लस I इंटू XC का स्क्वायर। तो देख रहे हो कि आई स्क्वायर तो पूरे इक्वेशन में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
मतलब यहाँ पर इम्पीडेंस भी कैलकुलेट करना है या टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमें इस फार्मूले का यूज करना होगा। ऐसा नहीं कि 30 ओम है या 40 ओम है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो 30 + 40 यानी 70 ओम होना चाहिए। नो, इन केस ऑफ AC सर्किट दिस रूल इज नॉट फॉलोड। ये रूल यहाँ पर नहीं लगेगा, ये अप्लाई होगा कि 30 है या 40 है तो नेट वोल्टेज नेट रेजिस्टेंस 50 ओम के बराबर मिलने वाला है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे Z की वैल्यू कितना हो गया, Z √R² + X²। ठीक है। और देखिए ये सारे कैलकुलेशन कहाँ से हो रहे हैं, फेजर डायग्राम से। तो फेजर डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई भी सर्किट आपको देता हो, कंपाउंड सर्किट आपको देता हो, तो सबसे पहले आप उस सर्किट का फेजर डायग्राम बना लीजिए, बिल्कुल वैसे जैसे कि मैंने बनाया। ठीक है। तीसरा आपसे वो कैलकुलेट करने के लिए कहेगा फेज डिफरेंस, कि फेज डिफरेंस कितना है। तो फेज डिफरेंस हमने मान लिया है 5, फेज डिफरेंस हमने मान लिया है 5। तो 5 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे आप निकाल सकते हो, tan phi आप निकाल सकते हो, sin phi आप निकाल सकते हो, cos phi, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकाल लीजिए। मैं यहाँ पर tan phi निकाल रहा हूँ। तो tan phi विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये मिला, एक इसके बराबर इसके बराबर, यानी कि VC अपॉन बेस। तो बेस क्या हो गया, VR। तो इन दोनों का जो वोल्टेज है किसी भी टाइम पर, इन दोनों का रेशियो आपको tan phi देगा और वहाँ से फिर आप phi की वैल्यू निकाल सकते हो, tan इनवर्स VC अपॉन VR। या फिर हम VC और VR की वैल्यू ये रख दें I × XC I × R, I × XC अपॉन I × R, और I हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया, XC अपॉन R। तो phi इज इक्वल टू tan इनवर्स XC अपॉन R। तो यदि हमको वोल्टेज मालूम है या हमको उनके रेजिस्टेंसेस मालूम है तो हम फेज डिफरेंस सर्किट का बता सकते हैं कि कितना है। और फेज डिफरेंस के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि विच वन अहेड और विच लैग्स बिहाइंड, कौन आगे है कौन पीछे, वो भी हम देख रहे हैं। तो क्या मिल रहा है, I लीड्स द वोल्टेज V। यहाँ पर I आगे चल रहा है, V पीछे। और ये कंडेंसर की प्रॉपर्टी होती है कि कंडेंसर ऑलवेज कीप्स करंट अहेड द वोल्टेज, कि करंट जो है, कंडेंसर जो है वो हमेशा करंट को आगे और वोल्टेज को पीछे रखता है। वही बात यहाँ पर हो गई, करंट आगे चल रहा है, वोल्टेज पीछे चल रहा है। अब हमको देखिए कि नेट इम्पीडेंस मालूम हो गया, फेज डिफरेंस मालूम हो गया, तो हम करंट भी निकाल सकते हैं, करंट मालूम कर सकते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ करंट, तो इक्वेशन ऑफ करंट क्या मिलेगा, तो फेजर डायग्राम कहता है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t, और फाई एंगल से आगे चल रहा है इसलिए प्लस फाई। वोल्टेज की कंपैरिजन में करंट जो है वो फाई एंगल आगे है, तो इक्वेशन बनेगा इतना। इसमें I0 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत आसान है। I0 द पीक करंट विल बी इक्वल टू द पीक वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मीन्स इम्पीडेंस, कि टोटल रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस गिव्स यू द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो हमको पीक वैल्यू मालूम हो गया, हमको फेज डिफरेंस यहाँ से मालूम हो गया, ओमेगा टी तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, वोल्टेज के साथ दिया ही हुआ है, तो सारी क्वांटिटीज यहाँ पर नोन हो गए, तो हम इक्वेशन ऑफ करंट बता सकते हैं। एंड लास्ट थिंग जो पूछा जा सकता है वो होगा पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर क्या है, इसको हम आगे डिफाइन करने वाले हैं, अभी केवल इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो
किसी भी सर्किट के लिए जो पावर फैक्टर होता है ये है cos फाई। cos फाई, फाई क्या है? फेज डिफरेंस का कोसाइन को हम कहते हैं पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट निकालिए, cos फाई निकालिए। तो यहीं से निकाल सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना? VR, हाइपोटेनस कितना? V। तो VR/V इज द पावर फैक्टर। अब VR की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? तो हमने पहले ही कहा है IR। V की जगह क्या रख सकते हैं? तो हमने कहा IZ। तो ये दोनों वैल्यू रख दें, I हो गया कैंसल, तो क्या बचेगा? R/Z। एंड रिमेंबर दैट इट इज ए यूनिवर्सल फार्मूला फॉर पावर फैक्टर इन ऑल AC सर्किट्स। चाहे AC सर्किट कुछ भी मिले, CR मिले, LR मिले, LC मिले, LCR मिले या सिंगल वाले भी मिले, सब के लिए पावर फैक्टर यही होता है R/Z। ये यूनिवर्सल है। अभी हम लोग अगला सर्किट सब सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर भी पावर फैक्टर इतना ही आ रहा है R/Z। तो रिमेंबर दैट, याद रखिए कि किसी भी सर्किट को सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेना। और जैसे फेजर डायग्राम आप ड्रॉ कर लेते हैं, आपसे जो भी पूछा जाए, जो भी, आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम हेल्प ऑफ दिस फेजर डायग्राम। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो ये है एक सर्किट को इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, एक AC सर्किट को। तो नेक्स्ट सर्किट हम ले रहे हैं वो है LR सर्किट। नेक्स्ट सर्किट इज LR सर्किट, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंडक्टर एंड रजिस्टर। और बिल्कुल ऐसा ही कीजिएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप बीच में वीडियो पॉज करके सर्किट को अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है ना? अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना, जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया वैसी कोशिश करना। और जब वो सब कर लो तो फिर लास्ट में मेरे साथ उसको मैच करना। ठीक है? तो सपोज एन इंडक्टर and a resistor are connected in series across an AC source which produces the voltage V0 sin omega t. Inductance is L, resistance is R. At any instant, suppose voltage applied by the source is V, and in that case the current flowing in the circuit is I. And due to this current, voltage across the inductor is VL and that of resistor is VR. Then VL will be given by I into XL and VR will be given by I into R. I into R. ठीक है? अब हमको वोल्टेज मालूम हो गए, करंट मालूम हो गए, then we can draw the phasor diagram easily. तो बच्चों यहीं से ज़रा वीडियो पॉज करो और ज़रा इस सर्किट को फेजर डायग्राम बना करके सॉल्व करने की कोशिश करो। यस, ट्राई योर सेल्फ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। तो चलिए, तो बच्चों अब तक आपने अपना सर्किट सॉल्व कर लिया होगा। तो अब जरा मेरे साथ आगे बढ़िए और आपका सॉल्यूशन और मैंने जो सॉल्यूशन यहाँ पर दे रहा हूँ उन दोनों को कंपेयर कीजिए। यदि आपने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे मैं कर रहा हूँ, वर्ड्स में शब्दों पे मत जाओ, वो डिफरेंट हो सकता है लेकिन कैलकुलेशन सेम होना चाहिए। तो समझ लो कि आपने सर्किट सॉल्व करना सीख लिया। सर्किट सॉल्व करना सीख लिया। तो पहला हम फेजर डायग्राम, क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज और करंट को सेम फेज में रखता है,
लेकिन इंडक्टर जो है वो वोल्टेज को 90 डिग्री आगे रखता है, ये तो मालूम है, पिछली बार बताया था। तो ये इंडक्टर का वोल्टेज, ये करंट मैंने रखा एक्स एक्सिस पर, तो इंडक्टर का वोल्टेज उससे 90 डिग्री आगे और रेजिस्टेंस का वोल्टेज करंट की डायरेक्शन में, तो ये मिल गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट वैसे निकलेगा विद द हेल्प ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम बना लो और उसका डायगोनल खींचो, ये डायगोनल ही देगा नेट वोल्टेज। एंड व्हेन यू हैव द नेट वोल्टेज एंड करंट ऑफ द सर्किट, देन एंगल बिटवीन दिस टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड द फेज डिफरेंस डिनोटेड बाय फाई। तो यहाँ पर फाई इतना हुआ। तो देख रहे हो कि सर्किट ने करंट को वोल्टेज से पीछे कर दिया है। क्यों कर दिया है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा वोल्टेज को पीछे रखता है, करंट को पीछे रखता है, हमेशा वोल्टेज को आगे रखता है, और जितने एंगल दोनों के बीच होता है उसी को हम फेज डिफरेंस कहते हैं। तो अगेन हाउ द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द कंपोनेंट्स। तो पहले हम निकाल रहे हैं नेट वोल्टेज। तो नेट वोल्टेज ये डायग्राम में कह रहा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, इतना मिलना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स द वी विल बी इक्वल टू रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। अब मैं थोड़ा स्पीडली करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ से वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं। द इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस मान लीजिए फाई है, जेड है, ये तो फेज डिफरेंस है। इस सर्किट का इम्पीडेंस यदि जेड है तो वी बराबर होगा आई जेड। अब ये वैल्यूज वी की, वी एल की और वी आर की हम ऊपर वाली इक्वेशन में रखते हैं, तो हमको मिल रहा है आई जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर का स्क्वायर प्लस आई एक्सएल का स्क्वायर। आई स्क्वायर कैंसिल हो गया तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एंड देयरफॉर जेड इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही जैसे भी हम लोगों ने सी आर सर्किट के लिए सॉल्व किया था, बिल्कुल वही यहाँ पर भी आया कि नेट इम्पीडेंस बराबर होता है रूट ओवर रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर। फेज डिफरेंस कितना मिल रहा है? तो फेज डिफरेंस हमने मान लिया फाई है, तो इसकी वैल्यू भी हम यहीं से कैलकुलेट करेंगे। कैसे? टेन फाई निकाल के। तो टेन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया वी एल, बेस हो गया वी आर, या एक्सएल अपॉन आर। दिस इज द फेज डिफरेंस ऑफ द सर्किट। फेज डिफरेंस नहीं निकला है, टेन फाई निकला है, फिर वहाँ से फाई निकाल सकते हो। टेन इनवर्स वी एल अपॉन वी आर या टेन इनवर्स एक्सएल बाई आर। ठीक है, या टेन फाई की वैल्यू कितनी आई? 1। तो यदि टेन फाई की वैल्यू 1 आया, माने फाई की वैल्यू 45 डिग्री होना चाहिए। इस तरह से आप अपने सर्किट का फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्थ, इक्वेशन ऑफ करंट। इक्वेशन ऑफ करंट, तो देख रहे हैं कि करंट तो वोल्टेज से पीछे चल रहा है। कितने एंगल से? तो फाई एंगल से पीछे चल रहा है। तो क्या मिलेगा इक्वेशन? आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाई। माइनस साइन क्यों आ गया? ये तो समझ में आ ही गया होगा। जो क्वांटिटी पीछे होता है उसके फेज डिफरेंस को निगेटिव रखते हैं। तो करंट पीछे है इसलिए फेज डिफरेंस निगेटिव आ गया। इतना। यहाँ पर आई जीरो कैसे कैलकुलेट होगा? तो वी जीरो बाई जेड से। द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस कॉल्ड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। और पांचवा हमने निकालना है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर मीन्स कॉस फाई। कॉस फाई को ही कहते हैं पावर फैक्टर। तो कॉस फाई कितना हो रहा है? तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि वी आर अपॉन वी।
और वी आर और वी की वैल्यू रखा तो आपको मिल गया R/Z। तो जैसे मैंने अभी कहा था ना कि ये एक यूनिवर्सल फार्मूला है, जितने भी ऐसी सर्किट्स मिलेंगे सबके लिए पावर फैक्टर R/Z होता है, सबके लिए R/Z होता है। ठीक, तो इस तरह से आप अपने सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। और फेजर डायग्राम बनाने के लिए रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इन तीनों की प्रॉपर्टीज आपको मालूम है कि ये वोल्टेज और करंट को किस पोजीशन पर रखते हैं। बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व। एंड रिमेंबर, यू ऑलवेज कीप करंट अलोंग द एक्स एक्सिस। आप बस करंट को एक्स एक्सिस पे रखिए और सारे वोल्टेज को अकॉर्डिंगली घुमाइए, रखिए, मतलब कि वी आर कहाँ आएगा, वी सी कहाँ आएगा, वी एल कहाँ आएगा, ये सब रखिए और फिर उस फेजर डायग्राम को सॉल्व कर दीजिए, या उस फेजर डायग्राम से जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। इजी, आसान है, समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, ये है आज का लेक्चर। आज हमने 2 सर्किट सॉल्व किए हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी सॉल्व द अदर सर्किट्स। क्या क्या बच गया? एक तो बचा LC, एक बचा इन तीनों का एक साथ कॉम्बिनेशन यानी कि LCR। ये हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में आपको देंगे। अब यदि इस चैनल के कंटेंट, इस चैनल की टीचिंग यदि आपको अच्छे लग रहे हों, पसंद आ रहे हों, समझ में आ रहे हों, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और यदि कोई डाउट, यदि कोई कन्फ्यूजन आपको लगता है कि ये बात हमको समझ में नहीं आई, तो मेरे कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको रिप्लाई करके आपका डाउट, आपका कन्फ्यूजन दूर करने की भरसक कोशिश करूँगा। तो प्यारे बच्चों, मैं LR बर्चिया आज आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद।